राघव इस वक्त एक दरवाजे पर खड़ा हुआ डोर बेल बजा रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद अंदर से दरवाजा खुला और जैसे ही राघव ने अंदर देखा उसकी आंखें चौड़ी रह गई, फटी की फटी रह गई। दरवाजा खोलने वाली महिला को देखकर वो चौंक गया, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि दोपहर के 1 बजे भी वो महिला शॉर्ट्स और नाइट गाउन में होगी। राघव उसे देखकर पलक झपकना ही भूल गया। तभी वो हैरानी में थी। उससे पूछती है, जी किससे मिलना है आपको? राघव जैसे ही होश में आया बोला, जी मैं राघव हूं, इंश्योरेंस एजेंट। नाजिया जी से मेरी फोन पर बात हुई थी, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। वो महिला मुस्कुराते हुए बोली, ओ तो आप हैं राघव, मैं ही नाजिया हूं, मुझसे आपकी फोन पर बात हुई। आइए अंदर आइए। राघव अंदर आया और नाजिया आगे आगे चल रही थी। राघव पीछे पीछे उसके चल रहा था और उसे ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। उसके हर हाव भाव और रूप रंग को बारीकी से देख रहा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, नाजिया ने सोफे की तरफ इशारा किया और राघव से बैठने को कहा। फिर वो किचन में चली गई और कुछ देर बाद पानी लेकर आई। नाजिया ने राघव को झुककर पानी दिया, लेकिन राघव का ध्यान कहीं और था। जब नाजिया भी उसके पास बैठ गई तो राघव ने बातचीत शुरू की। हाँ तो जी बताइए, किसके लिए पॉलिसी लेनी है? नाजिया ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे पति के लिए पॉलिसी लेनी है। राघव ने जवाब दिया, ठीक है, कहाँ है आपके पति, उनसे मिलवा दीजिए और मुझे डिटेल्स दीजिए। नाजिया उसे अंदर एक कमरे में ले गई। जब राघव कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसकी आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी। वो पूरी तरह से अपाहिज था और बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। राघव कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा, तो ये हैं आपके पति। नाजिया ने सिर हिलाया और राघव ने कहा, देखिए नाजिया जी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं इनकी पॉलिसी नहीं बना सकता। ये मेडिकली फिट नहीं है और नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की पॉलिसी नहीं हो सकती। नाजिया थोड़ी उदास हो गई। अच्छा ऐसा है? राघव ने सहानुभूति पर कहा, अगर किसी और तरह से मदद चाहिए तो बताइए, कोई और पॉलिसी लेनी हो तो मैं तैयार हूं। तभी नाजिया अचानक सोफे से उठी और कुछ ऐसा किया जो राघव ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसने अपने 2 पीस गाउन का ऊपर वाला हिस्सा उतारकर फेंक दिया और धीरे धीरे राघव की तरफ चलने लगी। राघव की कुर्सी के दोनों ओर अपने हाथ रखते हुए वो झुककर उसके करीब आई और धीमे से बोली, तो फिर आप मेरी जवानी का ही बीमा क्यों नहीं कर देते? देखिए ना, मेरा पति अब अपाहिज है और मेरी ये जवानी, इसे संभाल पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अगर कल को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्यों ना आप मेरी जवानी का ही बीमा कर दीजिए। नाजिया की ये बातें सुनकर राघव के होश उड़ गए। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि इस स्थिति से कैसे निकले। सुबह जब राघव घर से निकला था तो उसे लगा था कि यह भी एक सामान्य दिन होगा, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाएगी और उसे इस तरह का ऑफर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो कि हमारे समाज में हो रहे बदलावों को बताती है कि कैसे रिश्ते नातों को ताक कर क्राइम हो रहे हैं। मैं आपका अपना दोस्त हाजिर हूं फिर से एक शानदार कहानी लेके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताना कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दिल्ली के वसंत नगर में नाजिया नाम की एक महिला रहती थी। वो अपने पति अल्ताफ के साथ किराए के मकान में रहती थी। अल्ताफ, जो पहले डीटीसी बस में ड्राइवर था, पिछले 1.5 साल से पैरालाइज्ड होने की वजह से बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, इसलिए नाजिया ने घर के पास ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया ताकि कुछ आमदनी हो सके, कुछ पैसा घर पे आ सके। नाजिया बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला थी।
और मोहल्ले के लड़के उसे देखकर मन ही मन ख्यालों में खो जाते थे। सब जानते थे कि अल्ताफ अब अपाहिज हो चुका, लेकिन नाजिया किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। एक दिन नाजिया अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए एक एजेंट की तलाश में इंटरनेट पर सर्च कर रही थी। उसे राघव नाम का एक LIC एजेंट मिला और उसने उसे घर पर बुला लिया। जब राघव घर आया और नाजिया से मिला तो जो हुआ उसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। नाजिया उसे एक अलग कमरे में ले गई। उसने अपने 2 पीस गाउन का ऊपर वाला हिस्सा उतार कर फेंक दिया और धीरे धीरे राघव की तरफ चलने लगी। राघव की कुर्सी के दोनों ओर अपने हाथ रखते हुए वो झुककर उसके करीब आई और धीमे से बोली, तो फिर आप मेरी जवानी का ही बीमा क्यों नहीं कर लेते? देखिए ना, मेरा पति अब अपाहिज है और मेरी ये जवानी, इसे संभाल पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अगर कल को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्यों ना आप मेरी जवानी का बीमा कर दीजिए। कहते हुए नाजिया राघव की गोद में बैठ गई। राघव भी नाजिया को ऐसा करते देखकर हैरान तो था, मगर मन ही मन वो भी पहली नजर में ही नाजिया पर लट्टू हो गया था और उससे संबंध बनाने के लिए तैयार था। जैसे ही नाजिया को लगा कि राघव भी तैयार है, उसने राघव के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और बहुत ही कामुक अंदाज में चुंबन करने लगी। अब राघव भी अपना कंट्रोल खो चुका था। उसने भी नाजिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर पास ही पड़े बेड पर लिटा दिया और नाजिया के बदन से एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। अब नाजिया उसके सामने बिल्कुल नग्न थी। नाजिया के नंगे बदन को देखकर राघव मन ही मन खुश हो गया। उसने नाजिया के बदन को प्यार से सहलाना और चूमना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत से नाजिया बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगी। राघव ने अपने कपड़े उतारे और नाजिया को बेतहाशा चूमने लगा। नाजिया, जिसे काफी वक्त से किसी मर्द का अपने बिस्तर पर साथ नहीं मिला था, कि अल्ताफ, उसका पति बीमारी की वजह से उसे शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था, उसने भी मौके का भरपूर मजा लेते हुए राघव के साथ संबंध बनाए और खुलकर वासना का खेल खेला। इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, नाजिया वो स्थिति को अपने काबू में कर चुकी थी। राघव भी धीरे धीरे इस खेल का हिस्सा बनता गया और उसने खुद को नाजिया के आगे सरेंडर कर दिया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। इस अफेयर की शुरुआत के कुछ ही समय बाद नाजिया ने राघव से कहा, देखो, अब हम सिर्फ एजेंट और कस्टमर नहीं है। क्या तुम मेरे पति का किसी भी तरीके से इंश्योरेंस करवा सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि अगर कल को मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी? राघव पहले तो इस बात से दुविधा में पड़ गया, लेकिन उसने नाजिया की मदद करने का फैसला किया। उसने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट और दस्तावेज तैयार करने का तरीका ढूंढ निकाला ताकि अल्ताफ को मेडिकली फिट दिखाकर उसकी पॉलिसी की जा सके, इंश्योरेंस पॉलिसी की जा सके। इस तरह राघव और नाजिया के बीच सिर्फ एक अफेयर नहीं बल्कि एक खतरनाक योजना की शुरुआत भी हो चुकी थी। राघव ने काफी चालाकी से सभी दस्तावेज और मेडिकल सर्टिफिकेट्स तैयार किए ताकि नाजिया के पति विकास को इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए योग्य दिखाया जा सके। आखिरकार पॉलिसी बन गई। अब 5 महीने बीत चुके थे जब एक सुबह अचानक नाजिया के घर से चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। पड़ोसियों ने जब आकर देखा तो पाया कि अल्ताफ अब इस दुनिया में नहीं था, उसकी मौत हो चुकी थी। अल्ताफ के परिवार को सूचना दी गई। उसकी बहन, मां और अन्य रिश्तेदार दिल्ली आ पहुंचे। अल्ताफ को अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां पर उसे मिट्टी दे दी गई और उसे दफना दिया गया। घर में अब सिर्फ नाजिया ही बची थी, क्योंकि मां और बहन के साथ नाजिया के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसलिए वे लोग अंतिम संस्कार के बाद वापस अपने गांव चरखी दादरी लौट गए। अब नाजिया पूरी तरह से अकेली रह गई। राघव भी अब बिना किसी रोक टोक के जब मन करता सीमा के पास आता और उनके बीच शारीरिक संबंध जारी रहते। अल्ताफ की मौत के बाद राघव ने पूरे जोश और मेहनत से इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम भी फाइनल करवा दिया। करीब 20-25 दिन बाद
राघव 35 लाख रुपए का चेक लेकर नाजिया के पास आया और उसे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे पति की पॉलिसी का चेक, इसे बैंक में जमा कर देना। नाजिया चेक देकर बेहद खुश हो गई और राघव को गले लगा लिया। दोनों एक बार फिर प्यार में डूब गए। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद जब राघव नाजिया के घर वापस गया तो उसने पाया कि दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। उसने नाजिया को फोन किया पर उसका फोन स्विच ऑफ था। परेशान राघव ने आस पड़ोस में पता किया तो लोगों ने बताया कि 2 दिन से घर पर ताला पड़ा हुआ और नाजिया कहीं नजर नहीं आई। अब 8 दिन हो चुके थे और राघव लगातार नाजिया को फोन कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इस बीच चरखी दादरी में राघव की बहन इसी बीच चरखी दादरी में अल्ताफ की बहन और उसकी मां को पता चला कि अल्ताफ की 35 लाख की बीमा राशि नाजिया को मिल चुकी है और वो सारे पैसे अकेले हड़पने की कोशिश कर रही है। अल्ताफ की बहन के पति, जो अल्ताफ के इलाज के दौरान 3 लाख रुपए खर्च कर चुके थे, ये सुनकर भड़क उठे। उन्होंने कहा, जब इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तब मुझसे खर्च करवाया और अब बीमे के सारे पैसे अकेले कैसे हड़प सकती है। अल्ताफ की मां और बहन भी इस बात से नाराज हो गए। तीनों लोग तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जब वे दिल्ली पहुंचे तो देखा कि नाजिया के घर पर तो ताला लटका हुआ। फोन किया तो फोन का कोई जवाब नहीं मिल रहा। आस पड़ोस से पूछने पर उन्हें पता चला चुका है। उन्हें शक हो गया कि सीमा ने बीमे के पैसे लेकर भागने का प्लान बना लिया। अल्ताफ के परिवार ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर नाजिया के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। हालांकि केस बहुत गंभीर नहीं था, इसलिए पुलिस की रफ्तार धीमी थी। अल्ताफ का परिवार दिल्ली में ही रुक गया, इस उम्मीद में कि जल्दी ही नाजिया का पता चलेगा और वह अपने पैसे वापस पा। एक दिन अल्ताफ की मां बहुत बीमार महसूस करने लगती है, इसलिए वो अपने एक नियमित डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, जिन्होंने अल्ताफ का भी इलाज किया था। जब वे पहुंचते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है कि उसका रक्तचाप बहुत ज्यादा है, बीपी बढ़ गया, क्योंकि वो इस समय टेंशन में है, तनाव में है। उसका इलाज करते समय डॉक्टर अल्ताफ का जिक्र करता है और वो उलझन में दिखता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले ही उसने अल्ताफ की जांच की थी और उसे नहीं लगा कि उसकी हालत इतनी खराब है कि वो अचानक मर सकता है। इससे अल्ताफ का परिवार चिंतित हो जाता है और वे सोचने लगते हैं कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। जब उन्हें डॉक्टर से पता चलता है तो वो पुलिस के पास वापस जाने का फैसला करते हैं। उन्हें बताते हैं कि उनका मानना है कि अल्ताफ की मौत दुर्घटनावश नहीं हुई, उन्हें संदेह है कि उसकी हत्या की गई है और उसकी पत्नी नाजिया बीमा राशि लेकर भाग गई होगी। इससे पुलिस स्थिति को और अधिक गंभीरता से लेती है। वो सभी आवश्यक कदम उठाने लगते हैं और अल्ताफ के शव को कब्र से बाहर निकाल लिया जाता है। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, जो ये पता लगाने के लिए एक विशेष जांच है कि उसकी मौत कैसे हुई। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। अल्ताफ की मौत स्वाभाविक रूप से नहीं हुई थी, उसे गला घोंट कर मारा गया था। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि यह एक हत्या का मामला है तो पुलिस वास्तव में जांच शुरू करती है। वे नाजिया के फोन कॉल को ट्रैक करने सहित हर चीज की जांच करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसका फोन आखिरी बार दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पर इस्तेमाल किया गया था और फिर इसे बंद कर दिया गया। फिर इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। कॉल डिटेल में पुलिस को नाजिया और राघव नाम के एक अन्य व्यक्ति के बीच बहुत सारी कॉल भी दिखाई देती हैं, जो और भी सवाल खड़े करती हैं। अब पुलिस की एक टीम राघव को भी थाने लेके आती है पूछताछ के लिए। जब राघव से पूछताछ होती है तो राघव कहता है, देखिए साहब, मैं तो एक साधारण सा बीमा एजेंट हूं। मैंने केवल उनका इंश्योरेंस करवाया था और इसी कारण उनसे बातचीत होती रहती थी। उनके पति की जब मृत्यु हो गई
तो मैंने उनका बीमा क्लेम अप्रूव करवाया और उनका पैसा उन्हें दे दिया। मेरे और उनके बीच में अन्य कोई भी संबंध नहीं। अब पुलिस के पास राघव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। हालांकि एक हफ्ते बाद एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। जिस फोन पर नाजिया का नंबर एक्टिव था, उस फोन की सिम तो अब तक बंद थी, लेकिन उसी फोन के IMEI नंबर से जुड़ा हुआ एक दूसरा फोन नंबर सक्रिय हो जाता है। साइबर सेल और सर्विलांस टीम तुरंत हरकत में आती है और उस फोन की लोकेशन का पता लगाती है। पुलिस की एक टीम तुरंत उस जगह रवाना होती है जहां से फोन की लोकेशन मिल रही थी। पुलिस जब उस स्थान पर छापा मारती है तो उन्हें वहां नाजिया और उसके साथ एक अन्य युवक मिलता है। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले आती है। थाने में जब नाजिया से पूछताछ शुरू होती है तो वो पहले इधर उधर की बातें करती है और जांच को भटकाने की कोशिश करती है। वो कहती है, देखिए, मेरे पति बीमार थे, उन्हें लकवा मार गया था और उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई। उनका जो पैसा मिला है वो मेरा है, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूं और मैंने उनके हर सुख दुख में उनका साथ दिया, इसलिए इस पैसे पर मेरा अधिकार है और इसके बाद मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, वो मेरा निजी मामला है। नाजिया पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को अब इस मामले की गंभीरता का एहसास हो चुका था और वह सच्चाई तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। नाजिया के मन में गुस्सा और निराशा भर चुकी थी। वो अपने पति की देखभाल से तंग आ गई थी और उसकी जिंदगी उसे एक बोझ लगने लगी। वो कहने लगी, ये लोग मुझसे सवाल जवाब करने वाले होते कौन है? घुट घुट कर मर मर के जीऊंगी। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हो चुका था कि नाजिया के पति की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। जब पुलिस ने नाजिया से अपने अंदाज में सख्ती से पूछताछ की तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और सच सामने आ गया। उसने जो कहानी पुलिस को बताई वो सबके लिए चौंकाने वाली थी। नाजिया और राघव की मुलाकात के बाद उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। दोनों के संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए कि उन्होंने अल्ताफ की हत्या का खतरनाक प्लान बना डाला। उन्होंने अल्ताफ के नाम पर बीमा पॉलिसी ली, जिसमें दोनों को फायदेमंद धनराशि मिल सकती थी। पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद एक रात जब नाजिया और राघव आपस में अंतरंग होते हैं, उसके बाद आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। मैं ठीक से अपना काम भी नहीं कर पा रही, दिन रात मेरे पति की देखभाल में लगी रहती हूँ। मैं इस जिंदगी से तंग आ गई, मुझे नहीं पता कि क्या करूं। राघव उसे सुनकर कहता है, तुम क्या कर सकती हो? जब तक वो है तुम्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा। नाजिया गुस्से में जवाब देती है, क्यों, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी मौत हो जाए? मैं इस जीवन और इसकी तकलीफों से हमेशा के लिए फ्री हो जाऊं, आजाद हो जाऊं और फिर अपनी जिंदगी नए सिरे से जीने लगूं। राघव थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर कहता है, ऐसे कैसे हो सकता? नाजिया, जो पहले से ठान चुकी थी, कहती है, क्यों ना हम ही उसे रास्ते से हटा दें। उसकी मौत के बाद जो इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा उसमें से कुछ तुम भी रख लेना और कुछ मैं रख लूंगी। फिर हम दोनों आराम से खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सकेंगे, बिना किसी बाधा के। राघव को भी ये बात कहीं ना कहीं सही लगी। हालांकि उसने थोड़ी समझदारी दिखाते हुए, देखो, अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं पॉलिसी बनी, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए ताकि किसी को शक ना हो। 2 से 3 महीने और रुक जाओ। नाजिया इस आइडिया से सहमत हो गई और उसने 3 और महीनों का इंतजार किया। इस अवधि के दौरान दोनों ने अपनी योजना को और पक्का किया। फिर एक रात जब उन्हें यकीन हो गया कि अब वक्त सही है, राघव और नाजिया राजेश अल्ताफ के कमरे में पहुंचे। नाजिया ने राघव से कहा, देखो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। राघव ने उसे समझाया कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। तब नाजिया और राघव ने मिलकर अल्ताफ की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने सारा मामला ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे ये एक नेचुरल डेथ है।
लेकिन उनकी ये योजना लंबे समय तक टिक नहीं पाई। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर जांच की और अंततः इस क्रूर हत्या की सच्चाई सामने आ गई। नाजिया ने राघव को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। उसने राघव से कहा, तुम ही ये काम कर लो। और राघव, जो एक बीमा एजेंट था, नाजिया के कहने पर अतलाफ का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता। इसके बाद राघव वहां से निकल जाता है और अल्ताफ की मौत को नेचुरल दिखाने की नौटंकी शुरू हो जाती है। लेकिन जब यह मामला खुलकर सामने आता है तो सच्चाई कुछ और ही होती है। राघव को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि नाजिया ने उसे धोखा दिया है। उसे लगने लगा था कि नाजिया ने उसका इस्तेमाल किया और फिर पैसों के साथ फरार हो गई। जब पुलिस जांच में सारी सच्चाई सामने आती है तो राघव को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान राघव से पूरी कहानी बाहर आ जाती है। नाजिया के साथ पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि नाजिया का बॉयफ्रेंड था। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड नाजिया और उसका बॉयफ्रेंड ही थे। उनका प्लान था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो उनके पति की बीमा पॉलिसी बना सके और फिर उसी व्यक्ति को प्रेम जाल में फंसाकर उससे अल्ताफ की हत्या करवा दे। इसके बाद बीमे का पैसा लेकर दोनों भाग जाते और आराम से अपनी जिंदगी बिताते। नाजिया की इस खतरनाक योजना में राघव सिर्फ एक मोहरा था जिसे बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल किया गया। राघव को ये बात सुनकर गहरा सदमा लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उससे इतना बड़ा धोखा खाया है। वो सोचने लगा कि कैसे वो इस महिला के रूप और सौंदर्य के जाल में फंसकर अपनी बुद्धि खो बैठा। नाजिया ने उसे अपनी जवानी के मुंह में ऐसा जकड़ लिया कि वो सही गलत का फैसला करने की क्षमता ही खो बैठा था। इस मोह के कारण राघव ने न सिर्फ 420 धोखाधड़ी जैसा अपराध किया बल्कि एक संगीन हत्या भी की। पुलिस ने इस मामले में राघव के खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाई जिसमें धारा 320 हत्या और 120 भी साजिश शामिल थी। उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे और नाजिया को जेल भेज दिया गया। जेल में 6 से 7 महीने बिताने के बाद मामले का ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट ने अपने फैसले में नाजिया और उसके बॉयफ्रेंड को 7-7 साल की सजा सुनाई जबकि राघव को 10 साल की सजा मिली। ये पूरी घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक महिला ने सिर्फ पैसों के लालच में अपने ही पति की हत्या कर दी और एक निर्दोष व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल किया। राघव के लिए एक कड़वी सच्चाई थी कि उसने अपनी समझदारी खो दी थी और इस धोखे में फंसकर उसने अपराध पर अपराध कर डाले। राघव कोई फिल्मी हीरो तो था नहीं जो इतनी सुंदर और आकर्षक महिला उस पर मर मिटेगी। उसकी समझ में यह बात पहले ही आ जानी चाहिए थी कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि नाजिया जैसी महिला के लिए वो सिर्फ एक मोहरा था। उसे यह सोचना चाहिए था कि उसकी खूबसूरती और मकसद छिपा है। और सबसे दुखद बात यह थी कि राघव खुद शादीशुदा था। उसके घर में एक पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। उसने उनकी भी परवाह नहीं की और सिर्फ शारीरिक इच्छाओं के पीछे भागते हुए अपने परिवार को नजरअंदाज किया। आज वो जेल में अपनी सजा काट रहा है, लेकिन उसकी गलतियों की सजा उसका परिवार भी भुगत रहा है। उसकी पत्नी जो निर्दोष थी और उसका बच्चा जो इस सब से अनजान था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इससे ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी के बाहरी आकर्षण के पीछे छिपे मकसद को समझना जरूरी है। आपको कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हाजिर होता हूं एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सा ध्यान रखें। खुश रहें। जिंदगी जिंदाबाद।